नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। अब देवभूमि में महामारी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने महामारी में जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अस्पतालों में लोगों को बेड तक नसीब नहीं हो रहे। कांग्रेस ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का भी आरोप लगाया है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या और उनकी मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अब उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने महामारी में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहे, डॉक्टर्स की भारी कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी सरकार जनता को दे नहीं पा रही। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर अस्पतालों की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं देता है। मौत के आंकड़ों को छुपाने का गंभीर आरोप भी कांग्रेस ने सरकार पर मढ़ा है। प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर रही है और एक दिन में लगभग 7,000 से ऊपर कोरोना से संक्रमित मरीज आ रहे हैं। मृत्यु दर भी जो है मैं कह सकता हूं कि देश में सर्वाधिक उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारद है। ना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना आईसीयू बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना वेंटिलेटर उपलब्ध है, ना इंजेक्शन उपलब्ध है। जितने भी चीज़ें कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए काम में आती है, सब पर कालाबाजारी हो रही है। सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। वही कांग्रेस के आरोप को बीजेपी के नेता बेबुनियाद बताते हैं और कांग्रेस नेताओं पर आपदा में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार और भाजपा संगठन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के हर पहलू पर राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी के नेतृत्व में और भाजपा संगठन माननीय अध्यक्ष श्री कौशिक जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक गैर जिम्मेदार विपक्ष से अधिक कुछ नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता गलत बयानी करने से बाज नहीं आ रहे और धरना आदि दे करके जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोरोना से देवभूमि में हाहाकार मचा है और इसी आपदा में विपक्ष अवसर तलाश रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि सरकार महामारी से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कोरोना एक पेंडेमिक है, महामारी है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। भारत इस वक्त सबसे ज्यादा जूझ रहा है और भारत जब जूझ रहा है तो उत्तराखंड भी भारत में है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं वो वाकई राज्य सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है। लेकिन यहां पर दो बातें हैं। पहली चीज, क्या उत्तराखंड सरकार इस स्थिति के लिए तैयार थी या तैयार है, या जो संसाधन चाहिए वो इस वक्त लोगों को मिल पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस मामले को लेकर अब सियासत भी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो रही है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष कई सारे आरोप लगा रहा है तो विपक्ष की ओर से आरोप भी दिए जा रहे हैं। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रीतम सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीतम सिंह जी। और सुबोध उनियाल हैं, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रीतम सिंह जी, आपसे ही सवाल, आखिरकार आप लोगों का क्या आरोप है? क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है? क्या राज्य सरकार आम लोगों को हेल्थ सुविधा देने में नाकाम है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आहूत की थी और उस सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्ष के साथियों ने एक स्वर से सरकार को कहा था कि
सरकार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाने का काम करे। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहेगा और उस सर्वदलीय बैठक में कुछ सुझाव हमने राज्य सरकार को दिए थे। हमने राज्य सरकार से कहा था कि कोरोना की महामारी लगातार जो है पैर फैला रही है और आए दिन जो है कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की समुचित व्यवस्था करने का काम करे। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन भी कोरोना की महामारी से लड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है और इस पर जिस तरीके से काला बाजारी हो रही है सरकार तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का काम करे। सरकार से हमने ये भी कहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को जो है प्रवेश द्वार पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था और आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार करने का काम करे ताकि ये कोरोना की महामारी गांव की ओर प्रवेश ना कर नहीं। पाए। प्रीतम सिंह जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा काला बाजारी और दूसरा दवाइयों की किल्लत। आपकी पार्टी की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके कार्यकर्ता आपको क्या बताते हैं कि क्या वाकई दवाइयों की कमी है या उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना चाहिए। हम राजनीति भी करते हैं, सामाजिक जीवन भी जीने का काम करते हैं और हमारे से तमाम लोग संपर्क करते हैं और जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करता है वो इस बात को कहता है कि हमें ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करा दीजिए, हमें आईसीयू उपलब्ध करा दीजिए, हमको जो है जो इंजेक्शन है उसको उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन जहां पर भी हमने प्रयास किया तो इंजेक्शनों की भारी कमी मिली। आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति थी। इन विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि उस समुचित व्यवस्था करते। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है, हम नहीं, ये तो आप लोग भी जो है आए दिन कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और वो इंजेक्शन जो है 25-25, 30 और यहाँ तक कि 50,000 रुपए में जो है बिक रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं समझता हूँ सरकार को भी इसको स्वीकार करना चाहिए। सरकार एक और दावे करती है कि कोरोना के इस काल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन जो हालात है, जो स्थिति है, मैं समझता हूं सरकार उससे भली भांति ठीक है। सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीतम सिंह जी, आपने कई सारे आरोप लगा दिए। उनियाल साहब, दो चीजें हैं। एक तो चलिए पैंडेमिक है और इसको लेकर देश भर की कोई भी सरकारें तैयार नहीं थी कि सेकेंड वेव आएगा तो इतना खतरनाक होगा, उसको हम दरकिनार कर देते हैं। फिर भी 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब स्थितियां खराब हो रही थी कि, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये नजर आ रही है कि दो बातें हैं। एक, मैन मेड की दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की किल्लत हो रही है। क्या वाकई किल्लत है या इसकी कालाबाजारी हो रही है, जिसका आरोप प्रीतम सिंह जी और उनकी पार्टी लगा रही है? देखिए, मैं आपको प्रीतम सिंह जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं और मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा, आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरफ्तार से हटना चाहिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि 2017 में जब हमें सरकार मिली, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के जाने के बाद, तो जितने डॉक्टर इस राज्य में थे उससे आज 4 गुना डॉक्टर हमने इस राज्य में नियुक्ति देने के बाद सुदूर क्षेत्र में भेजने का काम किया, पहला चीज। दूसरी बात, तो जिस समय हम ये राज्य बना, इस राज्य में मिलाकर के 72 आईसीयू बेड थे, तो हम लोगों ने लगा कई गुना बढ़ाने का काम किया। वेंटिलेटर की संख्या सीमित थी, जिनको भी बढ़ाने में हमने सैकड़ों में लाने का काम किया। आज देखिए, ये है, ये महामारी कोई किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखती। आज मानवता की सेवा करने का प्रश्न है और मैंने तो अपने कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध किया था कि बजाय मीट में निकालने के इसमें सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से बात मैं मानता हूँ कि कुछ काला बाजारी की शिकायतें आई हैं और आप भी मान रहे हैं, जब पहला फेज कोविड का चला था,
अगर उसको आप दूसरे फेज से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि पहले फेज में 4-5 महीनों में मिलाकर के जितने केसेज आए थे संक्रमण के, उससे उतने केसेज अब एक हफ्ते में आ रहे हैं। निसंदेह स्थिति जो है एक जो जिस तरह से ये गंभीरता की स्थिति की जो थी, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने से, और आप भी समझ रहे न केवल उत्तराखंड में, पूरे देश के हर राज्य में, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, सब जगह स्थिति में ये असामान्य स्थिति पैदा हुई जब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और इस संक्रमण ने नौजवानों को भी अपनी चपेट में लेने का काम किया। तीसरी चीज, हमने लगातार प्रयास किया, और मैं प्रीतम सिंह जी से अनुरोध करूंगा, हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था जो पूरे देश में संभवतः पहला निर्णय किसी सरकार का। हमने हर माननीय विधायक को अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया अपने विधानसभा क्षेत्र में कोविड महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर सरकार ने शासनादेश जारी किया। प्रीतम सिंह जी ने, मैंने कल अखबार में पढ़ रहा था, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए रिलीज किए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर 75 लाख अवशेष भी वो जारी कर देंगे, क्योंकि हमारा सोचना है कि विधायकों के सहयोग से हम हर सीएचसी में कुछ ना कुछ कोविड लगाकर जो पूरा का पूरा जो लोड जो देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेजेस में पड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज कर सके और स्थानीय स्तर पर सुविधा दे करके, जैसे मैंने स्वयं अपनी विधानसभा में उस 1 करोड़ से 200 जो हम लोग ऑक्सीजन बेड लगवाने का काम की मैंने आदेश दे दिया है, स्वीकृति दे दी है, और 200 अतिरिक्त हम लोग एक सीएचसी खाड़ी में और एक गंगा रिसोर्ट मुनिक रेती में हम 200 ऑक्सीजन बेड और लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर ये चीजें तो सर लगातार अपग्रेडेड होती रहेंगी। वर्तमान सिनेरियो की बात करें, उमा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा जी, क्या आपकी रिपोर्ट आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वर्कर से बता रहे हैं, उत्तराखंड में क्या सरकार वाकई आम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर पा रही है, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा पा रही है? मैं इसमें क्या कहूँ, ये तो लगातार जो हाहाकार पूरे उत्तराखंड है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। ये अब दौर मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। इस समय जिस तरह से सरकार अभी काम कर रही है और जिस अफरा तफरी के साथ सरकार काम कर रही है, 10 दिन बाद रायपुर का जो शमशान घाट है, मैं हॉस्पिटल्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, रायपुर का जो शमशान घाट है उसमें लगभग 10-12 दिन के बाद वहां पर कुछ जो सीमेंट की जो कुर्सियां होती है वो लगाई गई। जब वहां पर ये हो गया कि लोग वहां पर बेहोश होकर गिरने लगे इतनी गर्मी में, और अपनी जो डेड बॉडीज के साथ अपनी लोग मतलब जो मृत जो लोग थे उनके साथ जो लोग आए हुए थे, 12 दिन के बाद तो वहां पर 2 या 3 वो लगाई गई है सीमेंट की जो कुर्सियां होती हैं। मतलब इससे ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि सरकार कितनी तेजी से साथ काम कर रही है। और बाकी रही दूसरी जो सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा हाहाकार जो इसमें मचा हुआ है वो मचा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके। खुद अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमने अपनी संस्था के सानिध्य में लगभग 19 ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। हमारे पास लगातार डोनर्स के फोन आ रहे हैं कि हम डोनर मतलब डोनेट करने के लिए तैयार हैं, आप लोग और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लीजिए। हालात लेकिन ये है कि पीछे से ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं है। इस मुद्दे को लेके हम लोग मेयर साहब से, डीएम साहब से और भी कई लोगों से मिल चुके हैं, लिख चुके हैं कि हमें अब हम तो किसी विधायक से या किसी जनप्रतिनिधि से हम ये मांग ही नहीं रहे, लेकिन अगर आप संस्थाओं तक को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इसका आप समझ लीजिए कि क्या। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में है, उत्तराखंड भी इससे 2-4 हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक बात मैं आखिरी बार एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो उपनल से जुड़े हुए लोग हैं चाहे दूसरे संविदा कर्मचारी हैं, उनको जनवरी से लेके अब तक तनख्वाहें नहीं दी गई। वो व्यक्ति 8-9 हजार की तनख्वाह। चलिए ये अलहदा विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, अलग विषय है, इस पर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपने पॉइंट रेज किया, बिल्कुल कहना चाहूंगा। अभी आपने जो दिल्ली वाली बात की, वो सिसोदिया की जो आपकी बात की, मुझे इस बात देखिए सत्य से परे नहीं सोचना चाहिए। ये मैं ये नहीं कहता कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली से तमाम लोग जो हैं यहाँ पर कोविड का इलाज कराने के लिए देहरादून आए हैं, कुछ एयर एम्बुलेंस से आए और कुछ बाई रोड आए, जिनको स्वयं मेरे द्वारा यहाँ पर एडमिट किया गया। देखिए ये पूरे देश की स्थिति है असमान। चलिए सर, वो तो देवभूमि है, सबका स्वागत कीजिए। उनियाल साहब, देवभूमि है, सबका स्वागत कीजिए।
राज्य में जहां तक बात है, इस राज्य में एक ऑक्सीजन प्लांट था, आज हमने 9 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए और हम लगातार इस पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई उद्योगपतियों से वार्ता करने के बाद और स्वयं कई विधायकों के द्वारा हम जो सीधे पावर जो ऑपरेटेड जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उन ऑक्सीजनरेटर्स को भी लगाने का काम करने जा रहे हैं, ताकि स्थान लोकल छोटे छोटे सीएचसी में भी हम ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर लगा करके, ठीक है, उस पर तो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा सके। ठीक है, आपने आगे की आपकी क्या प्लानिंग वो आपने बताया। प्रीतम सिंह जी, एक मिनट उमा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रीतम सिंह जी, जो ये सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें आपकी पार्टी की ओर से जो सुझाव दिए गए थे, क्या उन सुझावों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी माननीय सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। वैसे बात कोरोना की थी, लेकिन सुबोध जी ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार युक्त मत जाइए सर उस पर, टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, आगे या तो आरोप नहीं लगते, अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा, अन्यथा मुझे डिबेट में इस तरीके नहीं, प्लीज बोलिए आदत नहीं है। नहीं, बोलिए सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब बोलिए। नहीं, बात नहीं, अगर कोई आदमी आरोप लगाए तो हम जवाब ही ना दें। नहीं, बिल्कुल दीजिए। किस बात की डिबेट है? एक उनियाल साहब सुन लीजिए, उनियाल साहब आपने कहा आपके दोस्त हैं, सुन लीजिए, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, आपके मित्र हैं, बोलिए प्रीतम सिंह जी। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने विषय को भटकाते हुए अलग दिशा की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही। मैं कहना चाहता हूं सुबोध जी से, अगर कांग्रेस की सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया, अगर हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, तो आप जांच कराइए। आप सरकार में हो और आज की सरकार को बने हुए 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आप जांच कराइए। जो लोग इस कदर पिछली सरकार के नेतृत्व ने भ्रष्टाचार इस राज्य में उसका तांडव खेला था, आप स्वयं भी त्रस्त थे। तो सर एक्शन ले लीजिए ना सर, आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, उनियाल साहब एक्शन ले लीजिए, जांच करवाइए, कार्रवाई कर दीजिए। एक्शन क्यों लेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को तो जिन्होंने बीजेपी में ले लिया, कांग्रेस के जितने लोग थे जिनके ऊपर भी आरोप थे, सारे बीजेपी में आ जाते हैं और आकर गंगा नहा जाते हैं। बीजेपी में जो भी भ्रष्टाचारी आएगा वो गंगा नहा जाएगा, उसके सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो खत्म हो जाएंगे। कर लेने दीजिए, प्रीतम सिंह जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरे ऊपर एक आरोप लगा के दिखाइए सर, ठीक है, प्रीतम सिंह जी बोलिए सर। प्रीतम सिंह जी, उनियाल साहब प्रीतम सिंह जी को सुन लीजिए, बोलिए प्रीतम सिंह जी। की बात करते हैं यहाँ पे, एक झाड़ू लेके आ गई, आप बन गए, बहुत बड़ी नेता हो गई हैं। अरे नहीं सर प्लीज, उनियाल साहब किस तरह की लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं प्लीज, नहीं दूसरा आपने बोला कि दिल्ली की हालात खराब है, दिल्ली के लोग यहाँ आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बोल रहा है कि सर काफी सीनियर लीडर हैं आप, प्लीज आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। उमा सिसोदिया जी, देखिए ये वक्त हमारे पास लिमिटेड वक्त होता है, वक्त जाया हो जाएगा, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है उमा जी प्लीज। वो पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी मानने की मानती नहीं है, उमा जी क्या बोले फिर? हम जिस टॉपिक पे हम डिरेल हो रहे हैं इसी टॉपिक पे रहिए ना। दिल्ली जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे, बीजेपी जाएंगे, नेशनल, वो मत जाइए, बहुत लंबा दिन भर बहस चल जाएगा। प्रीतम सिंह जी प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। इसमें सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सबको मिलकर लड़ना चाहिए, ठीक है। अब सुन लीजिए प्रीतम सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सर बोलिए। उनियाल साहब, ठीक है प्रीतम सिंह जी। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, लेकिन बीच में जो है व्यवधान हो गया। तो मैंने कहा कि सुबोध उनियाल जी मंत्री हैं, सरकार आपकी है, 4 साल का कार्यकाल आपको हो गया है, आप कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सजा दिलाने का काम करें, ये विषय मैं समझता हूँ यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक कोरोना की महामारी से लड़ने की सरकार की तैयारियों का मामला है, एक और सत्ता में बैठे हुए लोग, तमाम मंत्रीगण और तमाम अधिकारी जान देते हैं कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं सुबोध उनियाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ही के वन मंत्री जी ने जो है सरकार की जो तैयारियां हैं उसका उजागर करने का काम किया। वो मैक्स अस्पताल में गए थे, अपने भांजे को लेकर के जो परिस्थितियां सामने आई उससे सुबोध उनियाल जी भली भांति विज्ञ हैं। श्रीनगर में जो ऑक्सीमीटर जो है सरकार द्वारा वितरित किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो है IAS ऑफिसर्स भी उनको आप गैलरी में बिस्तर लगाना पड़ा।
इसमें देखिए इस महामारी में तो बड़ा छोटा नहीं है ना, जब कोरोना अस्पताल में जगह नहीं होगी तो ठीक हर है, ठीक है। का फीस दे दिया एक मिनट, उनियाल त्रिवेंद्र सिंह साहब, रावत एक जी मिनट, ने, उमा जी, एक उसकी मिनट, पोल सुदीप हम मेरे साथ जुड़ गए, रावत एक जी ने मिनट, आपकी स्वास्थ्य एक मिनट, व्यवस्थाओं की सर, पोल एक खुद से मिनट। खोली है। उमा जी, एक त्रिवेंद्र मिनट। सिंह रावत जी ने भी स्वास्थ्य विभाग संभाला था और उसके सुदीप बाद जानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे विशेष अस्पताल में संवाददाता दान है लेकर देहरादून आप में। एक दानवीर मिनट बने उमा हुए जी, हैं। एक मिनट, रुक जाइए। उनियाल साहब, एक बड़ा मिनट। छोटा नहीं होता। हरक सिंह जी के भांजे तो नहीं मिल पाया क्योंकि पैक थे हॉस्पिटल, लेकिन इसी को देखते हुए लगातार हम नंबर ऑफ ठीक है बेड्स बढ़ा रहे सुदीप, हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुदीप, उत्तराखंड की ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? क्या स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों को मिल पा रही है? सरकार के दावे क्या हैं या विपक्ष जो कह रहा है उसकी हकीकत क्या है? सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर और कई अलग अलग लिंक जारी किए जिससे लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। सरकार व्यवस्था सुधार रही है, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे कम है। मेरा सवाल सुबोध उनियाल जी से भी है कि जो सरकार ने कर्फ्यू मौजूदा समय में इंप्लीमेंट कर रखा है, क्या उसका 100% फायदा दिख रहा है? और इसके बावजूद संक्रमण का जो प्रतिशत है प्रदेश में वो लगातार बढ़ रहा है, नैनीताल देहरादून से भी ऊपर है। तो क्या सरकार अब लॉकडाउन की ओर देख रही है या सरकार कर्फ्यू से ही काम चलाएगी? उनियाल साहब, क्या सरकार लॉकडाउन के लिए सोच रही है? मैं इनका जवाब दे रहा हूँ ना। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जनपदों से 75% संक्रमण की जो संख्या है वो इन जनपदों से थी। इसलिए इन 3 जनपदों में पूर्ण कर्फ्यू लगाने के बाद साथ ही साथ हमने निर्णय लिया कि जिलाधिकारी प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। जैसे मसलन मैं आपको टिहरी की बात करता हूँ, मैं टिहरी का प्रभारी मंत्री हूँ। हमने टिहरी जनपद में भी सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत क्षेत्रों में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में, तमाम वो कस्बे जहाँ पर थोड़ी बहुत व्यापारिक जो व्यापारिक वो चलती है गतिविधियां, उन सबको भी कर्फ्यू के अंतर्गत ले लिया। तो मसलन समझिए, और इसी तरह नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी ने भी आदेश निकाल दिए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ पर स्थिति विकट है वहां पे जिलाधिकारी पूरी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि हमारा इसमें प्रयास ये है कि किसी तरह के निर्माण कार्यों पर असर न पड़े, किसी तरह के उद्योग हमारे चल रहे हैं उन पर असर न पड़े। इसलिए मतलब अभी सर, तक जो हम लोग सेंट्रल की ओर से आप लोगों के एसओपीज आ रहे हैं उसके मुताबिक आप लोग काम कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी कंप्लीट लॉकडाउन की मांग करती इस सिनेरियो में? अगर इस तरीके की डिबेट होनी है तो फिर मुझे कम से कम मुझे तो डिबेट में मत बुलाया करें, ये मैं आपसे करवत प्रार्थना करना चाहता हूं। सर प्लीज, ऐसी बात नहीं है। बात हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फायदा क्या है इस डिबेट का? आखिर इस डिबेट को उत्तराखंड और देश के लोग देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि जो लोग डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं अगर अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे तो कैसे स्थिति स्पष्ट होगी। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी जी सर, मैंने कहा ना कि मैंने हरक सिंह जी का जिक्र करा, उसमें मंत्री जी बीच में बोल पड़े। इनके प्रभारी सचिव हैं स्वास्थ्य के, उन्होंने भी इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इतने अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, कोई किसी तरीके की कमी नहीं है। तो भाई रुड़की के अंदर एक अस्पताल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और 5 कोरोना मरीज जो है दम तोड़ देते हैं। ये तो आपकी व्यवस्थाएं हैं और आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं समझता हूँ सरकार उससे विज्ञ है। और मैं अब भी कहना चाहता हूँ, हमने उपवास इसलिए किया था कि सरकार नींद से जागे। अब मुझे विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने विधायक निधि के परिप्रेक्ष्य में कहा, माननीय सुबोध उनियाल जी ठीक है आप सरकार में मंत्री हैं, मैं एक साधारण विधायक हूँ, लेकिन मैं इतना संवेदनशील मैं भी हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में किन किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों की जरूरत के लिए किन किन के लिए विधायक निधि जो है देनी है उसको हम देंगे। और मैं ये भी सुबोध जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुबोध जी, आपने कहा कि हमने डॉक्टर भेज दिए, जरा उन डॉक्टरों को भेजिए, एएनएम सेंटर में जो है एएनएम को भेजिए, तब तो बात बनती है। हम तो दे देंगे विधायक, आप 1 करोड़ क्या, हम तो सारी विधायक निधि भी कोरोना को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवस्थाएं तो सुधारो। प्रीतम सिंह जी, वक्त खत्म हो रहा है सर, वक्त खत्म हुआ। छोटा सा जवाब, क्या इस कर्फ्यू को आप लोग मानते हैं या आपकी पार्टी को लगता है कंप्लीट लॉकडाउन अंतिम विकल्प है? देखिए हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि सरकार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए
कड़े कदम उठाने का काम करे। लॉकडाउन और अगर लगेगा, कर्फ्यू लगना चाहिए। नहीं, लॉकडाउन लगाया, लेकिन लॉकडाउन से स्थिति काबू नहीं आ रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 7,000 से ऊपर कोरोना मरीज आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने कहा है, उमा जी वक्त खत्म हो गया, एकदम शॉर्ट में बताइए, क्या आपकी पार्टी कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में है? देखिए, अगर मैं बात करूं कंप्लीट लॉकडाउन की, तो मुझे नहीं लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन से भी कोरोना की जो महामारी है वो रुक पाएगी, और जनता जो है वो भूख से और तमाम दूसरी परेशानियों से ज्यादा परेशान होगी। मेरा सुझाव ये है कि जितना जल्दी से जल्दी प्रीतम सिंह जी, लिमिटेड टाइम होता है सर, समय हमारा खत्म हो गया। सुबोध उनियाल साहब 10 सेकंड सर, क्या कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोच रही है आपकी पार्टी, सरकार सोच रही है? ये आपने किससे पूछा? आपसे पूछ रहा हूं, क्या कंप्लीट लॉकडाउन के विचार हो रहा है? एक तो पहले मैं 2 जवाब दे दूं। रुड़की की बात माननीय प्रीतम सिंह जी ने की। सर टाइम नहीं है सर, जल्दी। रुड़की में वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट था और मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई है, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, बिल्कुल आपने कहा सरकार इस महामारी की जंग को जीतने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन अभी मैंने आपने कहा कि अभी एक तरफ सरकार ये भी चाहती है कि जिस तरह हमारे निर्माण कार्य चलता रहे। हमारे साथ एक मजबूरी है सर, एक लिमिटेड टाइम होता है आप लोगों का। बहुत सर, हमारे पास एक मजबूरी होती है। प्रीतम सिंह जी, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे सर, टीवी का एक लिमिटेड स्लॉट होता है सर, इस चीज को, मजबूरी को आप समझिए। हमारी भी मजबूरी है कि हम उस समय सीमा को नहीं लांघ सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं, और आपकी जो नाराजगी, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा फिर से बुलाएंगे, वहां पर आप अपनी बात को अच्छे से रखिएगा। सुबोध उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े थे। सुबोध साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमा सिसोदिया मेरे साथ जुड़ी थी। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कोरोना को लेकर जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का यह जरूर काम है कि अगर सत्ता पक्ष कुछ गलतियां कर रहा है, कहीं गलती हो रही है, तो उसको इंगित जरूर करे, उसको इशारा जरूर करे, सत्ता पक्ष को जरूर बताए कि यह गलती आपसे हो रही है और यह चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।